20वीं सदी के मध्य तक दुनिया ने विकास को ही प्रगति मान लिया था। कारखाने बढ़ रहे थे, शहर फैल रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका असर हवा, पानी और धरती पर क्या पड़ेगा। इसी चुप्पी को पहली बार तोड़ा गया 1972 में। ये साल पर्यावरण इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ। ये दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। यहीं पहली बार ये स्वीकार किया गया कि पर्यावरण की समस्या किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा समस्या है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाग लिया और उनका वाक्य "पावर्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर" विकासशील देशों की स्थिति को वैश्विक बहस के केंद्र में ले आया। स्टॉकहोम सम्मेलन के मुख्य परिणाम 3 थे। पहला, 26 सिद्धांतों वाला स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जिसने स्वच्छ पर्यावरण को मानव अधिकार से जोड़ा। दूसरा, यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना, जिसका मुख्यालय नैरोबी में रखा गया। और तीसरा, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाने की शुरुआत। यहीं से वैश्विक पर्यावरण शासन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। स्टॉकहोम के बाद ये साफ हो गया कि पर्यावरण और विकास को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। लेकिन इस सोच को ठोस रूप मिला 20 साल बाद 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुआ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे सामान्यतः अर्थ समिट या रियो समिट कहा जाता है। ये सम्मेलन पर्यावरण इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। यहीं से 3 ऐतिहासिक दस्तावेज सामने आए। पहला, रियो डिक्लेरेशन, जिसने सतत विकास, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और एहतियाती सिद्धांत को वैश्विक मान्यता दी। दूसरा, एजेंडा 21, जो 21वीं सदी के लिए सतत विकास की विस्तृत कार्य योजना थी। और तीसरा, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसने जलवायु परिवर्तन को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे पर ला दिया। एजेंडा 21 को समझना यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कोई कानून नहीं था, बल्कि एक एक्शन प्लान था। इसमें 4 प्रमुख आयाम थे: गरीबी उन्मूलन और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्थानीय समुदायों और सरकारों की भागीदारी, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा। यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केवल विचार नहीं, बल्कि नीति लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। यूएनएफसीसीसी के तहत ही आगे चलकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की शुरुआत हुई। कॉप का मतलब था कि यूएनएफसीसीसी के सभी सदस्य देश हर साल मिलकर ये तय करें कि जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटना है। पहला कॉप सम्मेलन 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुआ, जिसे बर्लिन मैंडेट के नाम से जाना जाता है। यहीं तय हुआ कि विकसित देशों के लिए अलग और कड़े लक्ष्य तय किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का पहला बड़ा परिणाम आया 1997 में जापान के क्योटो शहर में। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। कॉप 3 ये जलवायु इतिहास का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। इसमें विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की बाध्यता डाली गई। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को इससे बाहर रखा गया, क्योंकि यहाँ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिद्धांत लागू किया गया। ये स्वीकार किया गया कि ऐतिहासिक प्रदूषण की जिम्मेदारी विकसित देशों की अधिक है। हालांकि अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की और बाद में ये व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद कई कॉप हुए, लेकिन 2009 का कॉप 15 कोपेनहेगन खास रहा। दुनिया को एक नए वैश्विक समझौते की उम्मीद थी, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं बन सकी। यही वो बिंदु था जहां ये स्पष्ट हुआ कि जलवायु राजनीति वैज्ञानिक से ज्यादा राजनीतिक हो चुकी है। 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इतिहास रचा गया। पेरिस अग्रीमेंट कॉप 21 ने पहली बार सभी देशों, विकसित और विकासशील को एक साझा ढांचे में लाया। इसका लक्ष्य था वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और प्रयास करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। यहां बाध्यता की जगह नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की अवधारणा लाई गई, जिसमें हर देश अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय करता है। भारत ने पेरिस समझौते में संतुलित रुख अपनाया और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और कार्बन इंटेंसिटी घटाने का वादा किया। भारत से जुड़े पर्यावरण सम्मेलनों की बात करें तो 2002 में जोहानिसबर्ग में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 2021 में कॉप 26 ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पंचामृत टारगेट्स घोषित किए।
2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 और उत्सर्जन तीव्रता में बड़ी कटौती। इसके बाद COP27 2022 मिस्र में लॉस एंड डैमेज फंड पर सहमति बनी, जो जलवायु न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना गया। COP28 2023 दुबई में पहली बार जीवाश्म ईंधन से संक्रमण ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स को औपचारिक दस्तावेज में शामिल किया गया। COP29 2024 अजरबैजान और COP30 2025 ब्राजील का फोकस जलवायु वित्त और विकासशील देशों की सहायता पर केंद्रित रहा। आज पर्यावरण सम्मेलन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, विकास और भू राजनीति से गहराई से जुड़े हुए हैं। स्टॉकहोम ने चेतावनी दी, रियो ने ढांचा दिया, क्योटो ने जिम्मेदारी तय की और पेरिस ने भविष्य की दिशा दिखाई। अगर पर्यावरण को सच में समझना है तो इन सम्मेलनों को केवल तारीखों की सूची नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सामूहिक आत्मचिंतन यात्रा के रूप में देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।